नमस्कार। धरती से गगन तक एक साक्षात्कार श्रृंखला के इस नए एपिसोड में मैं ऋषिका दीप एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस एपिसोड में हमारे साथ हैं चतरा के दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ मिस्टर नौशाद आलम सर। सर, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार एवं इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। और हमारा पहला प्रश्न ये है कि पत्रकारिता में अभी तक के आपके जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या आया, जहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा या आपको लगा कि यहाँ से हमारा जीवन जो है वो पूरी तरह बदलने वाला है। पहले जब हम लोग शुरू में काम करते थे तो सीधे अपने फील्ड में जाया करते थे। आज तो थोड़ा वक्त बदला कि अपने साथ कई रिपोर्टर भी आ गए हैं, लेकिन शुरू के दिनों में हम लोग खुद से जाया करते थे फील्ड में, तो वो एक अलग अनुभव होता था। लेकिन टर्निंग पॉइंट तो वही हुआ कि अपने एक अखबार को छोड़ करके दूसरे अखबार में फिर से हमने काम शुरू किया, और जिस तरह से पहले अखबार को हमने स्थापित करने की जितनी मेहनत करी थी और एक मुकाम पे उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले गए थे, उसी तरह से फिर से एक मौका मिला। दूसरी बात, दैनिक भास्कर के साथ जब हम लोग जुड़े, एक बड़ी चुनौती थी हम लोग के लिए कि फिर से वो प्रभात खबर के स्टेज पे या उस लेवल पे उसको ले जाना था। और हमने बिल्कुल हमने कहने का मतलब मेरी टीम ने बिल्कुल जो है से वो 2-3 महीने के अंदर उस लेवल पे हमको दैनिक भास्कर को भी पहुंचाया जहाँ प्रभात खबर था। तो टर्निंग पॉइंट तो यही है कि हमने अच्छे से काम किया और लोगों ने पसंद किया, और फिर वो भास्कर भी प्रभात खबर के लेवल पे पहुंचा। ये बात बहुत प्रशंसनीय है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सर, अगला प्रश्न ये है कि जिस परिवेश से हम लोग आते हैं वहाँ पे ज़्यादा अधिकतर सरकारी नौकरी को प्रेफर किया जाता था, या उससे ज़्यादा तो डॉक्टर या इंजीनियर। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के पीछे की आपकी कहानी क्या रही? मेरी कहानी तो यही रही कि लिखने पढ़ने का शौक था, और लिखने पढ़ने के शौक के कारण ही पत्रकारिता की तरफ जो है रुझान बढ़ा। और इसमें क्या ये हुआ कि बिल्कुल स्कूल के जमाने से ही अखबारों में जो है कुछ कुछ छप जाया करता था, छोटे छोटे लेख वगैरह। तो प्रभात खबर में एक स्कूल से मुझे लगता है कि वो 90 से भी पहले 89 या फिर 87 88 में जब स्कूल में हम लोग थे, उसी समय से प्रभात खबर में एक कॉलम आया करता था स्कूल से। मतलब वो कॉलम था ही कि स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे उसमें लिखे। तो मुझे याद है कि वहीं से मेरी शुरुआत हुई लिखने की। पहला जो आर्टिकल छपा था उसी में स्कूल से, और वहीं लिखते 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 फिर क्या हुआ, पढ़ाई भी अपनी जारी थी। जब बीए अपना जो है बीए की पढ़ाई जब फाइनल हो गई, तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक आईपीएस हुआ करते थे, 93 में आए थे, उनका नाम था अरविंद पांडे। तो वो भी अखबारों से जुड़े हुए थे और वो भी बहुत अच्छे लेखक थे और बहुत अच्छा लिखते भी। तो जब हमने प्रभात खबर में जब मेरा लेख छपा, तो उन्होंने देखा और मुझे प्रोत्साहित किया कि भाई आप लिखते हो और अच्छा लिख सकते हो, तो आपको पत्रकारिता में जाना चाहिए। और फिर उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और उसके बाद हमने फिर वो मास कम्युनिकेशन के लिए जो है वो एडमिशन लिया, और फिर मैंने पढ़ाई पूरी की, और फिर बाजाप्ते प्रभात खबर में ही हमने जो है इसकी शुरुआत की, पत्रकारिता शुरुआत की। और उन दिनों चूंकि जिले से मुझे शुरू करना था, बहुत आसानी से हो भी गया था। और उस कार्य में भी बाद में अरविंद पांडे ने ही मदद करी थी, और उन्होंने जो है प्रभात खबर से जोड़ा था, और वहाँ के जो एडिटर उन दिनों हुआ करते थे हरिवंश जी, उनसे उन्होंने बात करी कि ये जो है से लिख सकते हैं और लिखते भी हैं आपके यहाँ पहले से, और इस तरह से वो एक प्रभात खबर से जुड़ाव हो गया। सबसे बड़ा फेलियर क्या रहा आपके जिंदगी में जिसने आपको बहुत बड़ी सीख दी है? देखिए, पत्रकारिता में हमने बहुत नीचे से शुरुआत करी थी, और मुझे और आगे जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसकी वजह यह है कि हमने अपने शहर को छोड़ने का कभी जो है सोचा नहीं। अगर हमने सोचा होता कि मुझे अपना शहर को छोड़ना है और आगे बढ़ना पड़ता है, तो शायद हम कहीं और होते। और कई मौके भी आए, अपनी अखबार से भी मौके आए कि भाई आप चतरा में बहुत पत्रकारिता आपने कर ली है,
आप रांची आ जाओ और रांची में फिर से अपना शुरू करो और अपनी पहचान को बढ़ाओ और आगे बढ़ो। लेकिन बस यही एक कमजोरी थी कि अपने शहर को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसकी वजह से हम शहर से ना बाहर निकले और ना बहुत आगे तक पत्रकारिता के क्षेत्र में बढ़ पाए। ये बड़ी फेल्योर, असफलता मेरी रही कि अपने शहर के प्रति जो माया थी, जो मोह था, उसको हम लोग जो है वो छोड़ नहीं पाए। ये एक अड़चन हुआ मेरे लिए। मुझे लगता है कि ये फेलियर तो नहीं इसको कहेंगे, अपनी भूमि से, अपनी धरती से, अपने ज़मीन से जुड़े रहना, इसके लिए भी एक गट्स, करेज चाहिए होता है, जो आपने कर दिखाया। तो ये बहुत बड़ी सीख है जो हम सबको लेने की ज़रूरत है कि चतरा जैसे शहर में, जहाँ पे पत्रकारिता बहुत खिली नहीं थी पहले, आप आए और उस चीज़ को भी हमारे शहर में बहुत ऊंचाई तक लेके गए। तो ये हमारे लिए सीखने की चीज़ है कि हम अपनी ज़मीन को छोड़ के और अपनी प्रगति के लिए बाहर जाते हैं। वहीं पे आपने अपना स्ट्रगल चुना, कठिन रास्ता चुना और हमारे शहर को उच्च स्थान दिलाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये सही है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग तो जिला तक ही सीमित रह गए, अपने डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रह गए। लेकिन अगर ये हम लोग किए होते, अपने शहर को छोड़ने के लिए तैयार होते, तो शायद आज हम लोग स्टेट लेवल पे भी अपनी पहचान बना पाते। लेकिन वही था कि एक हमेशा था कि पत्रकारिता, मतलब चाहते थे कि गांव की पत्रकारिता करें, जंगल की पत्रकारिता करें। तो एक लगाव था यहाँ के जो अंतिम जो व्यक्ति है समाज का, वहां तक पहुंचे और वहां से पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। तो ये भी सोच थी कि हम शहर की तरफ नहीं जा पाए, अपने क्षेत्र से ही लगे रहे। और अब इसे आप फेल्योर भी कह सकते हैं। एक्चुअली होता है क्या कि अगर आप पत्रकारिता आप शुरू करती हैं, तो जैसे पौधे होते हैं ना, कि पौधे जब हम लोग बीज लगाते हैं तो एक ट्यूब में लगाते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा पौधा बड़ा हो जाता है तो उसको गमला में ले जाते हैं, और फिर और बड़ा हो जाता है तो फिर उसको जो है नीचे जमीन पर उसको जो है शुरू कर देते हैं, बड़ा वो दरख्त का रूप लेता है। तो पत्रकारिता में भी ऐसा होना चाहिए था कि जैसे जैसे वो स्टेज आता गया, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए था, जो हम लोग नहीं कर पाए। जी ऋषिका। सर, अभी तक का आपका सबसे प्राउड मोमेंट क्या रहा, जब आपको ऐसा लगा कि इतनी मेहनत जो मैंने की वो वर्थ इट था, उसका जो फल है वो आज मिला? वो सबसे प्राउड मोमेंट आपका क्या रहा लाइफ में? देखिए, प्राउड मोमेंट तो उतना बड़ा अभी तक आया नहीं। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते रहे, लेकिन एक है कि संतुष्टि होती है कि अपना जिला एक जमाने में उग्रवाद से पूरी तरह प्रभावित था और अपने जिले का जो 80% जो भूभाग था वो नक्सलियों के कब्जे में था। तो उन दिनों बहुत काम करने का मौका मिला और बिल्कुल एक जोखिम भी हम लोग बहुत उठाए, बहुत तरह का जोखिम भी उठाए। अगर पुलिस के साथ होते थे तो नक्सलियों से डर रहता था, अगर नक्सलियों के साथ रहते थे, उनसे बातचीत करने जाते थे, तो फिर पुलिस का डर रहता था। तो वो सब हमने बहुत उन दिनों जो बहुत काम हुआ, तो हम लोग की जो पहचान भी जो बन पाई बहुत दूर तक, तो वो नक्सलियों से जुड़ा हुआ जो काम था उसे लेकर के जो है उसको जब हम लोग आगे बढ़ाए और नक्सलियों को लेकर के ऊपर बहुत सारा काम हुआ, उनके साथ जाना, उनके साथ रहना और फिर उन चीजों को लोगों को बताना, लिखना, अखबार में छपना, उनकी तस्वीरें और वहां की जो उनसे बातचीत जो होती थी, यही वजह है कि इस क्षेत्र में रहकर थोड़ा सा हम लोग को पहचान मिली। तो प्राउड मोमेंट तो अभी उस तरह का हम लोग को बहुत बड़ा कुछ कर नहीं पाया पत्रकारिता में, बस ऐसे ही चल रहा। अब है कि संतुष्ट है किसी तरह से जो है पत्रकारिता में जो है। अब इतने दिन बीत गए तो अब पत्रकारिता से अब जो है यहीं पे अपना जो है वो लाइफ भी जो है यही पूरी होनी है, खत्म भी पत्रकारिता में ही होनी है। सेटिस्फैक्शन एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई बार लोग होते हैं कि बड़े बड़े काम कर लेते हैं, बड़े बड़े प्राउड मोमेंट्स उनके लाइफ में आते हैं, लेकिन फिर भी दिल से उन्हें लगता है कि कहीं कुछ छूट रहा है जो नहीं हो पाया। लेकिन आप जिस तरह से आपने कहा कि सेटिस्फाइड हैं आप अपने काम से, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो मैं मानती हूँ। कई बार लोग बहुत ऊंचाई तक पहुँच के भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं पा पाते हैं, और जो आपने पा ली।
तो ये बहुत देखो बड़ी बात है। संतुष्टि तो होती है कि काम करने का जो मौका मिला हमने उसको बहुत अच्छे से किया, और बहुत जोखिम भी था लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया उसको। जी। सर एक आज के यूथ को जब वो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, पत्रकारिता में आना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से वो क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, वो क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या पर्पस होना चाहिए जिसको गोल बना के वो जर्नलिज्म में आए? कई बार होता है कि हम गोल या पर्सपेक्टिव ही गलत ले लेते हैं और फिर इस क्षेत्र में आ जाते हैं। तो सही पर्सपेक्टिव आप प्लीज बताएं। नए, बिल्कुल जैसे जो नए युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो एक तो हो कि उनमें कम से कम लिखने पढ़ने का शौक रहा हो, बचपन से ही कुछ अलग लिखते पढ़ते रहे हो, और कम से कम जब पत्रकारिता को अगर चुनते हैं तो दो तीन चीजें हैं कि एक तो निडरता उनमें होनी चाहिए, जीवटता होनी चाहिए, और सबसे जो बड़ी चीज है वो कम से कम उनके भीतर एक खोजी प्रवृत्ति जो होती है कि हम किसी चीज को खोजने में बहुत ही आनंद आता हो, खोजने में बहुत ही मन लगता हो, समय जाता भी हो तो उनको परेशानी नहीं हो, क्यूरियोसिटी तो हो। इस तरह का होना चाहिए। ईमानदारी तो जो पहली प्राथमिकता है पत्रकारिता के लिए, वो तो है ही, लेकिन कम से कम खोजी जो प्रवृत्ति होनी चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए कि वो धैर्य रखे लंबे समय तक। कई काम जो है बहुत जल्दी नहीं होता, उसके लिए बहुत वक्त लगता है, तो उससे वो हिम्मत ना आए। तो ये सारी बातें हैं, इन सारी खूबियां तो उनमें होनी चाहिए। सर अभी अभी आपने कहा कि जैसे जब आप नक्सलियों के करीब जाते थे, उनको जानना चाहते थे, तो आपको इस साइड से प्रॉब्लम होती थी, फिर जब आप पुलिस के साथ होते थे तो उधर से प्रॉब्लम होती थी। तो जिस तरह से हम लोग आज कहते हैं ना कि फोर्थ पिलर है मीडिया हमारा, तो उसको इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए आप हर चीज़ को कैसे बैलेंस करते हैं? अलग अलग पार्टीज में भी आप बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपको बैलेंस बना के रखना होता है ना? तो ये बैलेंस आप कैसे बनाते हैं? देखिए इसके लिए सीधा था कि अपने काम की बातें होती थी। अगर नक्सलियों के बीच भी आते थे तो हम लोग, कई ऐसे मौके आते थे कि वो चाहते थे कि हम उनकी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाएं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती थी, हमेशा ये प्रयास होता था कि उनकी गतिविधियों में इन्वॉल्व ना हो, शामिल ना हो, बल्कि उनकी गतिविधियों को हम लोग देखें, समझे, रखें, और किसी भी तरह से वहां से बचना था। जैसे कई बार ऐसा हुआ कि उनकी जब जंगलों में उनकी जो जन अदालतें चलती थी, तो कई बार हुआ कि भैया आप भी कुछ बोल दो, आप भी जन अदालत के बारे में या जो फैसले जो 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 प्रक्रिया चल रही है, तो आप भी कुछ बोलिए ना। मुझे लगता था कि बोलने का मतलब है, बजाते इनके मन से बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम इनके जो है इनके प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं, एक तरह से इनका पार्टी, एक इनके तरह से सहयोगी बन जाते हैं। तो हमेशा उसको टालना होता है कि नहीं नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये मंच आपका है, आप अपनी बात कैसे कर सकते हो, कैसे रखना चाहते हो आप कर लें, मैं तो बस देखने आया हूँ, मुझे तो बस देखना और सुनना है, आप कैसे करते हैं बस उसको मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो ये बचना होता था, ये होता था कि ये चैलेंज होता था कई बार कि कैसे आप उसको संतुष्ट कर लेते हैं कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम ये है और मैं यही करूंगा। तो ये तो होता था। ऐसे ही बैलेंस करना होता है। उसी तरह से पुलिस के साथ अगर आप होते हैं तो पुलिस कई बार आपको चाहता है कि आपको इस्तेमाल कर ले। पुलिस को पता होता है कि आप नक्सलियों से मिलते हैं और बहुत थोड़ी बहुत आपको उनके बारे में जानकारी भी होती होगी कि आप कहाँ रहते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, और कैसे उनको ट्रैक किया जा सकता है। तो पुलिस भी कई बार चाहती थी कि आप हमसे बात करें, और बहुत ही तरीके से बात करें, और बहुत क्लोज तरीके से वो बात करती थी पुलिस भी की, और ये वो चाहती थी पुलिस की ये उसके बारे में कुछ बता दे। लेकिन हमेशा कुछ प्रलोभन भी कई बार दिए जाते थे। बाद में तो कई स्कीम भी आ गया था कि भैया आपको पैसे भी मिलेंगे, कुछ खर्च भी मिल जाएंगे मोबाइल वाल के लिए, आप ये काम कर लो, आप पुलिस का मुखबिर बन जाओ। लेकिन उसको बड़ी कायदे से जो है उसको भी हम लोग उसको इग्नोर करना पड़ता था, उनको समझाना पड़ता था पुलिस वालों को भी कि सर ये मेरा काम नहीं है, मुझे मेरा काम करने दीजिए, वो आपका काम है, आप इसके लिए किसी दूसरे बंदे को देख लो, मुझे इसमें इन्वॉल्व ना करो। तो इस तरह से बैलेंस तो करना पड़ता था, और कई बार कई मौका और हमने इसको किया कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, मेरा काम तो ये, तो ऐसा होता है। ये बैलेंस बनाना ना बहुत बड़ी बात है और हर हाँ चीज ये में। मुश्किल होता था, लेकिन यही है काबिलियत। अगर आप फंस गए तो फिर तो फंस गए आप। इधर से अगर आपने पुलिस के साथ
आपने मुझसे ज्यादा दोस्ती कर ली, आपने उनकी बात उनको बताना शुरू कर दिया और इनकी बात उनको बताना शुरू कर दिया, ये खतरनाक होता है। और ये पत्रकारिता फिर नहीं रह जाती, ये फिर पत्रकारिता नहीं रह जाती और फिर आप जोखिम उठाते हो। और इसमें ऐसे कई साथी हुए भी, झारखंड में भी हुए, बाहर में भी कई ऐसी खबरें आती रही कि जिसने भी इस तरह से अपनी जो सीमाएं लांघी, वो उनको खतरा मोल लेना पड़ा, कई बार तो जान की जो है कीमत भी चुकानी पड़ी। तो इनसे तो बचना होता है और बैलेंस करना होता है, वो आपके विवेक पे निर्भर करता है कि कब कैसे हम उनसे निकल लें। सर, अभी तक आपने बताया कि पहले आपने प्रभात खबर में काम किया, उसको ऊंचाई तक लेके गए, फिर दैनिक भास्कर में काम किया और फिर उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब आपका क्या विजन है? अब एक्चुअली क्या है कि बहुत दिनों तक हमने काम किया, हम लोगों ने पूरी पूरी टीम ने काम किया और शुरू से ही प्रिंट मीडिया में ही काम किया। अब मुझे ऐसा लगता है, शायद वो कर पाऊं या ना कर पाऊं, कि अब मुझे जो है इस काम को अपने तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी योजना भी है कि आपने अपना कोई चैनल हो और उसको अपने तरीके से जर्नलिज्म हो, पत्रकारिता हो। अभी क्या हो रहा है कि बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, तो उसमें कई तरह की चीजें हैं जो छूट रही हैं। जैसे आप गंभीर विषयों पे उनमें काम नहीं हो रहा, तो डेली की जो रूटीन खबरें होती हैं, आप भी अखबार में जब देखती होंगे तो आपको लगता होगा बिल्कुल एक ही तरह की खबरें जो है, मार काट, लूट पाट, भ्रष्टाचार, इस तरह की चीजों जैसे उसमें बोलता रहती है, इसी तरह की चीजें भी। लेकिन अब मैं, अगर आप पर्सनली आप मुझसे पूछना चाहती हो, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं किसी गंभीर विषयों पे भी काम करें और अपने तरीके से काम करें। जैसे पर्यावरण का क्षेत्र हो गया, जैसे मजदूरी का क्षेत्र हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे जो है काम कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में भी अलग से उस पर कुछ गंभीरता से काम हो सके। जल जंगल और जमीन का जो मसला होता है, उन पे गंभीरता से काम किया जा सके। तो इस तरह से योजना अपनी है कि अगर मौका मिला तो इसको जरूर इन विषयों पे काम करें और अपने तरीके से करें, ये है। हमारी और हमारे व्यूअर्स की शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ कि आपका जो विजन है वो पूरा हो। सर, इस एपिसोड को अंत की ओर ले जाते हुए एक आखिरी प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि YouTube के माध्यम से ये जो इंटरव्यू हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, ये YouTube पे जाने वाला है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप यहाँ से इन जनरल एक अभी के जो कॉमन यूथ है उनको एक साथ एक पर्सन की तरह एड्रेस कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप आज के यूथ को क्या उसको दो भाग में आज के यूथ को डिवाइड करते हैं। एक जो जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं और दूसरे जो जनरल यूथ हैं। इसको इस डिवीजन का मेन पर्सपेक्टिव ये है कि क्योंकि आप मीडिया में हैं तो आप समाज को बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो आप बताएं कि जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं और जो जनरल जो यूथ हैं, उन दोनों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा आज की इस इंटरव्यू के बाद? देखिए, युवा चाहे जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, जाए, बिल्कुल खुले दिल से जाए और जो उनकी योजना है, जो उनका लक्ष्य है, जो उनका एम है, उसके हिसाब से आगे बढ़े। कोई जरूरत नहीं कि वो जो है किसी एक क्षेत्र में जाए और उसी में रह जाए। अगर उनको लगता है कि इस क्षेत्र में बहुत स्कोप नहीं, तो दूसरे क्षेत्र को भी वो आजमा सकते हैं। लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन मौलिकता वही है, मूल चीजें वही है कि आप ईमानदारी से काम करें, धैर्य से काम करें, मेहनत से काम करें। तो सफलता की कुंजी तो यही सारी चीजें हैं, यही सारी चीजें हैं। तो इधर ही आपको मेहनत करनी होगी। तो आप जहां भी जाएं, अच्छे से जाएं, सोच समझ के जाएं, खूब मेहनत करें, खूब लगन से आगे बढ़ें। यही है, यही सब भावनाएं हैं, यही सब शब्द रहेंगे मेरे लिए, युवाओं के लिए मेरी तरफ से। सर के बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद देते हुए हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में कुछ चुलबुले प्रश्नों के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ। धन्यवाद। बहुत अच्छा ऋषिका, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया, आप अपने YouTube चैनल पे कुछ
बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।